सभी छात्रों को आचार्य इंदिरा शास्त्री जी की तरफ से नमस्ते। आज हम पुनः अपने प्रिय चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर उपस्थित हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कक्षा को सुनेंगे। मेरा विषय है, आप सभी जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है हमारी जो भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जब तक हम ये भाषा नहीं सीख पाएंगे तब तक इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यानी कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उसके अभ्यास की, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस प्रकरण को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रकरण आज का हमारा है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है कि जो भी हमारी मातृभाषा हो या लिखित भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, वो एक भाषा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा होती है, और जब वो बाहर निकलता है वो एक सामाजिक भाषा होती है। और सामाजिक भाषा तभी सीख पाता है जब वो अपने ग्रंथों से, अपनी किताबों से या अपने विद्यालय से भाषा में परिवर्तन करता है, शुद्धिकरण करता है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कि हमारा विषय है हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण। लेकिन आपके लिए हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको लेकर के आए हैं भाषा, लिपि और व्याकरण का कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो आइए हम सभी इस पर बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? यानी कि यहाँ कहा है कि भाषा किस शब्द से बना हुआ है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनता है। धातु एक विज्ञान की धातु अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जब कोई हम शब्द की रचना करते हैं, शब्द को बनाते हैं, तो वहाँ एक मूल शब्द होता है। जैसे अंग्रेजी में वर्ब होती है या कोई शब्द होता है, शब्द के बाद उसका प्रयोग बड़े अक्षरों में किया जाता है, बड़े उसमें किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भाष धातु है। मूल धातु क्या है? हमारी भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष माने क्या होता है? भाष होता है बोलना। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाषण, ठीक है, तो भाष धातु से ही क्या अर्थ निकला है? बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, जिन ध्वनियों का, यानी कि ध्वनि बोलते हैं आवाज के लिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण निकलता है या उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित, मुख से उच्चारित यानी कि मुंह से उच्चारित यानी कि उच्चारण किया हुआ ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। यानी कि आदान यानी कि लेना और प्रदान देना, यानी कि हम अपने ज्ञान को एक दूसरे को आदान और प्रदान कर सकते हैं। कौन सी को? भाषा को। चाहे वो भाषा कौन सी ही भी हो, अंग्रेजी की हो, संस्कृत की हो या हिंदी हो या पंजाबी हो, उर्दू हो, उसका हम आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध धातु रूप क्या है? धातु क्या है इसकी? भाष धातु है। कौन सी धातु है? भाष धातु है। भाष से भाषा शब्द बना है। और हमारा टॉपिक क्या है? यानी कि इसका जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला क्या है? भाषा। जब हम भाषा सीख लेंगे, भाषा की जानकारी हो जाएगी, तभी हम लिपि को सुधार पाएंगे। जब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तब हम व्याकरण की शुद्धि कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भाषा को जाना कि भाषा किस भाषा धातु से बनी है, तो भाष धातु से बनी है। आपका प्रश्न बन जाए कि भाषा शब्द में कौन सी धातु है, तो वहां पर विकल्प में आएगा भाष धातु, तो वहां पर आप भाष धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि इसका अर्थ क्या होता है? भाष का बोलना। कौन बोलेगा? मनुष्य बोलने के लिए जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित, मुंह से उच्चारित, उच्चारण करना, ध्वनियों का एक निश्चित क्रम हो जाता है, क्रम होता है, तो तभी वे भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती हैं और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। इस प्रकार अब भाषा का सरल तरीका से आपको यहाँ पर यानी कि इसका परिभाषा दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, किससे? बोलकर तथा लिखकर
बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। समझ में आया कि भाषा किसे कहते हैं? कि वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को एवं विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, विचारों को पढ़कर और सुनकर ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अब इसका आगे का क्या है कि भाषा के रूप कितने हैं? आपके मन में प्रश्न होता है कि भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, यानी कि भाषा भी कई प्रकार की होती है। तो इनमें भाषा के 2 रूप दिए हैं। भाषा के कितने रूप दिए हैं? 2। और वो 2 कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक ये मुख्य रूप से 2 हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा भी होती है एक है। ठीक है, जो सांकेत से यानी कि जो दूसरों को सांकेत से यानी कि इशारों से समझाई जाती है। उपर्युक्त का मतलब है ऊपर जो कहा हुआ है। परिभाषा के आधार पर भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। मौखिक अथवा कथित भाषा। मौखिक यानी कि मुख से निकली हुई या मुख से कही हुई, ये एक ही है कि मौखिक कहो या कथित भाषा कहो। दूसरा है लिखित भाषा, जिसे हम लेखनी से लिख करके यानी कि बताते हैं, आपको संकेत करते हैं। यहाँ मौखिक का अथवा कथित भाषा क्या है? यहाँ पर है कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। आया समझ में? यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि भाषा के जिस रूप में से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कथित भाषा कहते हैं या जिसका और शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, अंत्याक्षरी करना, फोन पर वार्तालाप करना, भाषण, कविता, पाठ आदि मौखिक भाषा के ये उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा कि मौखिक कैसे हुई जी? कि वो कहता है कि शिक्षक का जो पढ़ाना होता है वो मौखिक है। दूसरा है परस्पर जब हम आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो भी क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। अगला है अंत्याक्षरी करना, यानी कि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं या अंत्याक्षरी करते हैं तो वहां पर शब्दों की अंत्याक्षरी हो या वर्णों की अंत्याक्षरी हो या कोई वर्णों के जो संगीत करते हैं, संगीतों की अंत्याक्षरी होती है, तो यहाँ पर अंत्याक्षरी करना वो भी मौखिक रूप से होती है। दूसरा है फोन पर वार्तालाप करना। आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन होगा और वो फोनों पर क्या करते हैं? यहाँ की खबर वहां पहुंचाने का मतलब समाचार पत्र, यानी कि समाचार छपने से पहले वहां पर फोन से फिर वार्तालाप हो जाती है। सुख दुखी की घटना हम एक दूसरों को बता जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फोन पर वार्तालाप, वार्ता बोलते हैं बातचीत करना। भाषण, कविता, पाठ, यानी कि जो कोई नेता होता है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिया है कि एक व्यक्ति यानी कि एक नेता यहाँ पर भाषण दे रहा है, तो यहाँ भाषण का मतलब है माइक पर बोलना या स्टेज पर पाठ करना, भाषण करना, कविता, पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा सरल रूप में सीखी जा सकती है। इसने कहा कि मौखिक जो भाषा है वो सरल रूप में सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। किसके द्वारा? बताइए। मौखिक के द्वारा। किसके द्वारा? मौखिक के द्वारा। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है। किसकी? धन व समय, यानी कि टाइम की भी बचत होती है, किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप नहीं है। यानी कि क्या कहता है? किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है। स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या प्रयोग है कि थोड़ी देर के लिए वार्तालाप चलती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। बात ध्यान रहती है, लेकिन वो वाक्यों की जो ध्वनि है वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा रूप क्या है? पहला था मौखिक अथवा कथित और दूसरा है लिखित। एक शिक्षक जो होता है वो लिखित के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, व्हाइट सामपट, श्याम पट यानी कि काला बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सफेद बोर्ड,
ब्लैक बोर्ड, श्याम पट। ठीक है, तो लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ करता है? ब्लैक बोर्ड पर करता है। एक शिक्षिका, एक शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पर आपको उदाहरण दे करके समझाते हैं। जैसे आज हम आपको ब्लैक बोर्ड यानी कि व्हाइट बोर्ड पर समझा रहे हैं, तो लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। कैसे? कि भाषा के जिस रूप से मन के, जो हमारे मन में आता है, उसको भावों और विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है। जो आपने लिख दिया वो हम पढ़ रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आदान प्रदान कर रहे हैं। कैसे? लिखे हुए को भी लिख करके दोबारा समझा करके पढ़ करके आपको हम आदान प्रदान कर रहे हैं। किसको? लिखित भाषा को। उसे लिखित भाषा कहते हैं। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, छात्रों द्वारा पत्र लिखना, कहानी लिखना, फैक्स आदि लिखित भाषा के ये क्या है? उदाहरण हैं। क्या है ये? उदाहरण है। जैसे आप कक्षा में बैठ करके एक अध्यापक आपके लिए कुछ वाक्य बोलता है, तो आप श्रवण इंद्रिय यानी कि कानों से सुन करके आप जो मुख से, हमारे टीचर से, जो अध्यापक के मुख से जो निकलता है उसको आदान करते हैं, उसको फिर प्रदान करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं। किसमें? आप कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। जो आपने सुना उसी को आप लिखते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, कहानी लिखना या श्याम पट पर समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र से देख करके लिखना, ये सब क्या आते हैं? लिखित भाषा के प्रयोग में आते हैं। जैसा यहाँ पर एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। दूसरों को यहाँ उदाहरण दे रही है, शिक्षिका यहाँ पर उदाहरण दे रही है कि श्याम पट पर इस तरह से लिखा जाता है। कौन सी भाषा का संकेत कर रही है यहाँ पर? लिखित भाषा का। और अभी आप जब पढ़ रहे थे कौन सी? एक नेता की, वो थी कौन सी? कथित या मौखिक भाषा। ठीक है, चलिए अब है लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जैसे आज हम आपको लिखित के रूप में हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप यह भाषा लाखों लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमने लिखी हुई जो भाषा है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रखी हुई होती है। तो ये हो गए कितना? 2 हो गए। मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। कितने रूप हैं भाषा के? 2। मुख्य रूप से कितने हैं? 2। लेकिन ये जो हमारा जो आज का जो सिलेबस है, आज का जो हम आपको प्रकरण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा विषय है वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी भाषा सीखते हैं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि 12वीं तक, बीए तक सभी कंपटीशन में जो भाग लेते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं, लिखित भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा कौन सी है, सांकेतिक भाषा कौन सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 2 रूप पढ़े। तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक कहते हैं संकेत के माध्यम से जो सिखाई जाती है। ठीक है, संकेत के माध्यम से जो सिखाई जाती है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पीछे आवाज नहीं जा रही है, तो मैं क्या कहूंगा वहां से ही? हाँ, यानी कि हमने संकेत किया आपसे पिछला वाला इधर आ जाए, यानी कि आपसे के पीछे जो बैठा है उसके पीछे जो बैठा हुआ वो तीसरे नंबर का यहां जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया? संकेत। आप नहीं, आप आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुई? सांकेतिक भाषा है। संकेतों अथवा इशारों के द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता। चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता है। आपके लिए प्रत्यक्ष रूप में आपने भी देखा होगा, जब आप वाहन चलाते हैं और वाहन चलाते समय आप देखते हैं जो ट्रैफिक पुलिस होती है, यातायात पुलिस होती है, वो क्या है? चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करती है कि ये वाले जाएं, ठीक है, और इसको रोक देते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पर चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मूक यानी कि गूंगा, बधिर माने बहरा, मूक माने गूंगा और बधिर माने बहरा व्यक्तियों का वार्तालाप
ये सांकेतिक भाषा से किया जाता है। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत देता है। जैसे ट्रेन आती है, रेलगाड़ी आती है, क्या वो रेलगाड़ी की आवाज में अपनी आवाज पहुंचा सकता है? नहीं। उसके हस्त में यानी कि हाथ में एक दो झंडे होते हैं, एक रेड कलर का होता है, लाल कलर का, और एक होता है ग्रीन कलर का यानी कि हरे कलर का, हरे रंग का। तो जो हरा रंग होता है वो संकेत देता है कि हमारी लाइन खाली है। तो यानी कि जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, रेलगाड़ी का, वो समझ जाता है कि हाँ रास्ता खाली है। यदि रेड को दिखाता है, लाल को दिखाता है, लाल झंडे को दिखाता है, तो ड्राइवर जो होता है रेलगाड़ी का वो समझ जाता है कि आगे अभी कोई कार्य चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का संकेत देता है। यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। क्लियर? अब याद रखिए, क्या याद रखना है कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, किस धातु से? तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? भाष धातु से। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? भाष धातु से। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? मुख्य रूप से दो हैं। पहला है लिखित मौखिक, दूसरा है लिखित। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ये भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आती है कि हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को नहीं समझा सकते, इसके लिए हमें अब भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ता है। अंत में जीत किसकी होती है? मौखिक और लिखित की, क्योंकि ये ज्यादा समय तक सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का सहारा लेना ही पड़ता है। ये सहारा हमें चाहिए। ठीक है, इसी कारण सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। व्याकरण में, ग्रामर में इसको स्थान नहीं दिया। किसको? सांकेतिक भाषा को। और व्याकरण में दो भाषाओं को यानी कि दो रूपों को दिया है। कौन कौन सी दो भाषाएं हैं? वो लिखित और मौखिक को स्थान दिया है। किस में? व्याकरण में। ठीक है, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। पूरा विश्व यानी कि भारत नहीं, पूरा विश्व में बहुत सारी यानी कि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजों की, जर्मन है, जर्मनियों की, रूस के देशों की, रूस देश की, फ्रेंच है, हिंदी है, चीनी है, स्पेनिश है, आदि ये भाषा। हर देश की अपनी अपनी भाषा। लेकिन हमारी मातृभाषा क्या है बताइए? हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा है, अलग अलग देशों में बोली जाती है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम है, हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। अब कहते हैं कि विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी भाषा है कि जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आती है? तो वो भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। और सबसे प्रथम स्थान पर कौन सी आती है? अंग्रेजी। तो भाषा का प्रथम, अंग्रेजी भाषा का प्रथम है और हिंदी भाषा का दूसरा। अन्य भाषाएं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, भारत की भाषाएं, जिस देश में हम रहते हैं वो हमारा देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, तो भारत की भाषाएं हमारी कौन सी हैं? यहां पर देखें, भारत की विविधताओं का देश है, विभिन्न राज्यों का, विभिन्न विविधताओं यानी कि विभिन्न राज्यों का देश है। यानी कितने राज्य हैं हमारे भारत में? 28 या 29? कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कितना, कि हमारे भारत के कितने राज्य हैं, भारत देश के कितने राज्य हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, यानी कि आपको पता लग जाएगा या हमें भी पता लग जाएगा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे इस पीरियड को पढ़ रहे हैं, यानी कि इस कालांश को पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैंने बीच में से प्रश्न पूछा आपसे कि भारत के कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। महाराष्ट्र का है तो मराठी है, पंजाब का है पंजाबी है, केरल का है तो कौन सी है? मलयालम है, तमिलनाडु का है तो तमिल है, गुजरात का है तो गुजराती, हरियाणा का है तो हरियाणवी, हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं की? 22। अब आपका प्रश्न आता है क्या? कौन सा आपका प्रश्न बनता है? आपका प्रश्न बनता है कि संविधान में, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। ये तमिलनाडु कहाँ की है?
तमिल की भाषा क्या होगी? तमिल किसकी भाषा बताइए? तमिलनाडु की। और गुजराती गुजरात की। यदि आप इन राज्यों के नाम आपने सुने हो तो आप शायद पकड़ लेंगे, और जिसने नहीं सुना है तो उसके लिए तो सिर के ऊपर से जा रहा है सारा। तो जिसने इन महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी है, तो वहां के लोग क्या बोलते हैं? मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। बंगाल के हैं तो बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। असम के हैं तो असमी भाषा का प्रयोग करते हैं। केरल के हैं तो केरल का यानी कि मलयालम का प्रयोग करते हैं। तमिलनाडु में तमिल का, गुजरात में गुजराती का, और आदि और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हर राज्य की अपनी एक महत्वपूर्ण भाषा होती है, लेकिन हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा घोषित किया गया है। ओके, अब भारतीय संविधान में कितनी बताई थी मैंने? 22, वो यहाँ आ गया 22 आपका। तो 22 भाषाएं होती हैं। 22 भाषा कौन कौन सी हैं? असमी है, बंगाली है, मलयालम है, सिंधी है, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुर, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली नेपाल की, नेपाली है, उड़िया उड़ीसा की है, कश्मीरी कश्मीर की है, तेलुगु तमिलनाडु को है, पंजाब पंजाबी की है, ठीक है, पंजाबी पंजाब की, कोंकणी, डोगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत और मैथिली। देखो संस्कृत भी आ गया है, संस्कृत और हिंदी आ गई दोनों, जो महत्वपूर्ण भाषा है हमारी आपके, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं दो, यानी कि हमारी भारतीय पुरानी भाषा कौन सी थी? संस्कृति थी, ठीक है। चलिए मातृभाषा जो आपने मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ, अर्थात माँ के द्वारा जो हमने सीखी है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि एक पशु पक्षी भी अपने माता पिता की भाषा सीखता है, माँ की भाषा सीखता है, इसलिए मातृभाषा, जैसे माँ उसको दाना खिलाती है तो वो अपने आप मुंह को खोल लेता है, ऐसी मातृभाषा यहाँ पर माँ की, अर्थात बोले जाने वाली भाषा, माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता है बड़ा होता है, उसी परिवार में बोले जाने वाली भाषा को वह समझने लगता है, बोलने सीख जाता है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। अधिकतम, कम नहीं, अधिकतम, उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। और सबसे ऐसी कौन सी भाषा है वो जिसको सभी समझ लेते हैं, सभी ज्यादा बोलते हैं, तो हमारी कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी राष्ट्रभाषा है। यानी कि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वहां विकल्प में आएगा अंग्रेजी, और एक विकल्प में आएगा हिंदी, एक विकल्प में आएगा संस्कृत, एक विकल्प में आएगा कोई भी मराठी या गुजराती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो इंग्लिश की लगाएगा, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है वो हिंदी की लगाएगा, जो संस्कृत मीडियम में पढ़ रहा है वो संस्कृत, या कि जो कि गलत है। हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो है हिंदी। क्लियर? ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। प्रदेश कौन कौन से हैं? कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, ये सब राज्य हैं, ठीक है, यानी कि राज्य। इनकी भाषा कौन सी, ये इसके सामने लिखा हुआ है, आप इनको याद करें और आगे के लिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए तैयारी करें, ठीक है। ये ऐसी भाषाएं, ऐसा प्रयोग है कि आपके आने वाले जीवन में, आपके कंपटीशन में, आपकी नौकरियों के लिए ये कोई भी पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल की भाषा कौन सी है, या हरियाणा की भाषा कौन सी है, असम की भाषा कौन सी है, गोवा की भाषा कौन सी है, वहां विकल्प में आता। ये आपका पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर के जितने भी पार्टिसिपेट यानी कि कंपटीशन है उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, ठीक है। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी भाषा, यानी कि जो सरकारी कामकाज होते हैं उसके लिए सरकारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। वो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343, जब आप भारत के संविधान को पढ़ोगे उनमें ये कुछ अनुच्छेद होते हैं, और उस अनुच्छेदों के अनुसार ही हम उस भाषा को सीख सकते हैं, यानी कि उस भाषा को पकड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अनुच्छेद 343 के अनुसार यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुसार वो दिया अनुच्छेद, यहाँ पर उसमें क्या माना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए पूरे भारत में
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें कि हमारे आने वाले समय में यानी कि इस महीने में कौन सी तारीख को, कौन सी दिनांक को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे यह भी जानिए, ये आपका आप 20 मिनट की बोल रहे हैं ना, 20-22 मिनट की की होगी। हाँ बहुत है। हाँ हाँ तो आगे धन्यवाद बोलते हैं ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने इन राज्यों की भाषाओं को सीखा और राजभाषा के बारे में जाना, और 14 सितंबर को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो आज हमने यहाँ पर कौन कौन से भाषाओं के, केवल हमने जो भाषा है वही टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, कौन सा है टॉपिक, यानी कि हम यहाँ पीछे आए, कहां से शुरुआत हुई थी हमारी भाषा से, अभी हमारा लिपि और व्याकरण बचा हुआ है। हमने केवल आज यहाँ भाषा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, जानकारी प्राप्त की है कि आज हमने भाषा के बारे में जाना है। तो आइए मैं सभी से निवेदन करता हूं, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। और इसी के साथ मैं आज के इस प्रकरण यानी कि जो हमारा प्रकरण है भाषा को यहीं पर समापन की तरफ ले चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चैनल बहुत ही पसंद आ रहा होगा। हमारा चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन, को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमस्ते। जैसे नमस्ते करा करो ना तो एकदम चलेगा, थोड़ी देर रुक जा करो भाई, वीडियो फिर हो जाऊंगा। तो